हमारे साथ सीनियर वकला का पैनल मौजूद है। रशीद रिजवी साहब, कामरान मुर्जा साहब, सैयद अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो बयान हल्फी है उसे जो मरकज़ी अपील है नवाज शरीफ साहब की, शरीफ ख़ानदान की, उसके साथ अटैच करने का फैसला किया है। किस तरह समाअत होगी उस पर हवाले से कयूम सिद्दीकी से बात करेंगे और फिर तीनों वकला से भी बात करेंगे। कयूम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया साहब। अब सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होगी मंगल को, फिर जो मरकज़ी अपील है उसके साथ ये बयान हल्फी भी अटैच कर दिया गया, ये भी होगा। किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा? जी हाँ शाहजेब, जो मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे हमारी बात हुई है। पहली बात तो ये है कि उनका देखना है कि ये अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप की जो अपीलें हैं उसके साथ ही इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। तो डेफिनेटली क्योंकि अभी अपीलें जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं और सितंबर के बाद यानी कि जो छुट्टियां हैं इस वक्त क्योंकि हाई कोर्ट्स के अंदर, तो उसके बाद तक के लिए मुलतवी किया गया है। अब इसके ऊपर क्या प्रोसीजर होगा वो जाहिर है कि जब भी ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो उस पर देखा जाएगा कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही जो अहम बात है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जज हैं अरशद मलिक, उनको कहा है कि उनकी ये जो प्रेस रिलीज जारी की उन्होंने, उसके बाद जो वीडियो लीक्स आई और उसके साथ ही जो उनका बयान हल्फी है, इसकी बुनियाद के ऊपर उनको फौरी तौर पर रिमूव या रिपैट्रिएट जो है वो किया जाए। जिसके बाद ये स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए वजारत कानून को भिजवाएगी और वजारत कानून ने जो है वो इसके ऊपर उनका ये कहना है कि यही कंसल्टेशन है और उसके बाद जो है वो ये आगे काम होगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है वहाँ पर इश्तियाक अहमद एक हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त कुछ दिन पहले दाखिल की थी 184(3) के तहत के जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मरीम नवाज़ की तरफ से जो वीडियो लीक्स की गई हैं उसकी इंक्वायरी करवाई जाए और उसकी इंक्वायरी के हवाले से अगर तो मरीम नवाज़ का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो वो लोग जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अदालत करे, और अगर ये उनका मौक़िफ़ गलत है तो फिर उन अफराद के खिलाफ जिन्होंने आला अदलिया को गदला करने के इल्ज़ामात लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि एक इस सारे मामले की इंक्वायरी की जाए। अब वो जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर है और ये एक मरतबा फिर जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच जो है वो समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। साथ रशीद रिजवी साहब, कामरान मुर्जा साहब, सैयद अली जफर साहब भी मौजूद हैं। रिजवी साहब, आपसे शुरू करते हुए ये मामला अब कैसे आगे बढ़े, और दूसरा नवाज शरीफ के केस का अब क्या हो सकता है? जो कुछ जज साहब ने कह दिया वो बयान हल्फी है, अलग अलग तहकीकात हो कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, किस तरह मामला आगे बढ़ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, 16 तारीख को पिटिशन चलती है, उसका क्या फेट होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर पास करता है, ऐसी सूरत हाल में हाई कोर्ट्स और मातहत अदालतें जो है वो अपने सामने केस फिर नहीं चलाती हैं। वो कहती हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन लें या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दें। तो जो डायरेक्ट अपील है नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो मैं नहीं समझता हूँ कि चल सकेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई उसको डायरेक्शन ना दे कि जी इसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 184(3) प्रोसीडिंग्स आप चलाएं उसको। दूसरी बात ये देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से इन मसाइल को प्रोब करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के कोई जज या डिवीज़न बेंच को कमीशन की सूरत में या और डायरेक्शन की सूरत में उनसे कहता है कि इस पे रिपोर्ट तैयार करो। उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि इसके फैसला जो है अरशद अली साहब का कन्विक्शन का और एक्विटल का, उसका क्या रिज़ल्ट होता है। एक जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो पहली 6 जुलाई को रिलीज़ की गई है आपकी टेप, वो पोस्ट जजमेंट है, फैसले के बाद का वाक़यात हैं, और उसमें किस हद तक बायस जज था, जजमेंट किस हद तक प्रोसीडिंग और ट्रायल जो था वो प्रेजुडिस हुआ है,
अब वो मीमो ऑफ अपील में इन लोगों ने इस किस्म के कोई ग्राउंड्स उठाए हैं नहीं उठाए हैं, जो मुल्जिम हैं वो भी सब देखनी पड़ेगी। अब ये एक लंबी और बैटल है, एक लंबी कंट्रोवर्सी है जो चलेगी। अब मुझे कानून साहब आप क्या कहिएगा, और साथ में ये भी कि मॉनिटरिंग जज लगाया था और हमें याद है कि बहुत सीनियर वकला इस बात पर मोतरज़ थे कि जी ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये काम नहीं करना चाहिए कि एक नीचे की मातहत अदालत पर एक मॉनिटरिंग जज हो। तो वो जो मकसद था मॉनिटरिंग जज का वही नहीं फौत हो गया कि वो कहने कि मुझे तो दबाव भी डालते रहे, मुझे तो रिश्वत भी देते रहे, ये सब चलता रहा। जो मरियम नवाज़ ने वीडियो दिखाई उसमें एक अलग तरफ के दबाव के जिक्र कर रहे हैं, एफिडेविट में एक और दबाव का जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद केसेस मामले आगे चलते रहे। हाँ, हमने सब ने इतराज़ किया था इस बात पे, और उस वक्त हमने कहा था कि ये जो मॉनिटरिंग हो रही है ये अल्टीमेटली जो है ना ये गंद जो है ये उछलेगा और ये इस मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ आएगा। मगर उस वक्त हमारे एतराज़ को जो है न सिर्फ सीरियस नहीं लिया गया बल्कि उस पर डांट डपट भी थोड़ी बहुत हुई। तो एनी हाउ अब ये मामला तो आ गया है और ज़ाहिर है अदालतों के गले में भी पड़ा हुआ है और पूरे मुल्क व कौम के गले में पड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ बात जो है वो अरशद मलिक साहब का रवैया है। जो कुछ वो करते रहे, जिस तरह से उन्होंने जो उनके जो एडमिशन सामने आए हैं वो ये बतला रहे हैं कि वो कोई अच्छे जज नहीं थे और उन्होंने कोई अच्छे तरीके से मामलात को कंडक्ट नहीं किया। और जो कुछ उन्होंने किया इसमें सारे इस बिना पे सारी जुडिशरी जो है ना वो खाम में लाइन हुई है और ज़्यादती हुई है उस पूरी जुडिशरी के साथ। सिर्फ उनके एक रवैये के साथ जजों का ये काम नहीं होता कि इस तरह से लोगों के साथ जो है ना मुलाकातें करते फिरें और लोगों के साथ इस तरह से सोशल गैदरिंग करें और पार्टियां अटेंड करते फिरें और इवन जिसको वो मुल्ज़िम कह रहे हैं उस मुल्ज़िम के घर पे जाएं और जिसको वो कन्विक्ट कर रहे हैं उनके पास जाएं और जाके अपनी वजाहतें देते पड़े। तो ये सारा इनका जो मामला है जो कुछ ये कह रहे हैं वो बिलीवेबल, वो एक सेन आपको डाइजेस्ट नहीं होता। कोई सेन आदमी जो है ना इसको एक्सेप्ट नहीं करता, प्रूडेंट माइंड जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब एक्सेप्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जज साहब ने अपने को तो ख़राब किया है मगर बाकी मामला भी जुडिशरी के हवाले से ख़राब किए उन्होंने। अब रशीद रिजवी साहब, ज़ाहिर है जैसे ही जज साहब के हवाले से फैसला आया कि वो उन्हें अपने ओहदे से हटाया जा रहा है तो नून लीग का फ़ौरन मुतालबा सामने आ गया कि नवाज़ शरीफ को भी रिहा करें। अब ज़ाहिर फौरी तौर पर नहीं हो सकता, तो कानून क्या कहता है इस हवाले से कि क्या सूरत हो सकती है कि इस केस के पर कोई नज़रसानी होगी, क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो मरकज़ी अपील के साथ अटैच कर दिया, क्या होगा? देखिए अभी तक जो है मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने अपीलेट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं की है। ये कह देने से कि जी हमने फ़ैसला अवाम की अदालत में रख दिया है, पेश कर दिया है, उससे जो है अवामी अदालत जो है वो एक कोर्ट ऑफ लॉ के फ़ैसले को सही है या गलत है फ़ैसला उसको टर्न डाउन या सेट असाइड तो नहीं कर सकती है। जिस तरह से आसिफ जरदारी साहब के केस में हुआ PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरह से उनके वकीलों ने ये तमाम रिकॉर्ड बड़ी कामयाबी से सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाए, सारी चीज़ें पेश की, सारी चीज़ें आर्ग्यू हुई, केस लॉ साइट हुआ और तब जाके एक फ़ैसला आया और वो सेट असाइड हुआ उनके कन्विक्शन का। जब तक ये चीज़ें वो वहाँ अपीलेट कोर्ट में जाके नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी ये बयानबाजी, इससे तो ऐसा लगता है जैसे कामरान साहब कह रहे थे कि एक इदारे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं एग्री करूँगा कि बहुत बड़े इदारे का नुकसान है इस लड़ाई में, लेकिन वो उनका जो है रवैया वो ये है कि जितना भी जुडिशरी को आप बदनाम कर सकते हो, जितना भी जुडिशरी को डिफेम कर सकते हो कर, लेकिन अभी तक वो 6 जुलाई के बाद से आज तक जो है अपीलेट फोरम पे नहीं गए हैं, ये चीज़ें पेश नहीं की हैं। अब पता नहीं किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं। बगैर ये फैसला अब जो सेट असाइड करेगी, रिकॉल करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही कर सकती है। कामरान मुर्जा साहब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? देखिए उनको 428 की दरख्वास्त देनी चाहिए। 428 रेड विद 540 की दरख्वास्त जो है ना उनको अपीलेट कोर्ट में देनी चाहिए और ये जो जितने भी वीडियो फिल्म्स हैं या जो भी उसके बाद
जो भी डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से उनको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। 2 जजमेंट इसमें इस हवाले से मौजूद हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब वाली जिस तरह से रिजवी साहब ने जिक्र किया 2001 PLT सुप्रीम कोर्ट 500 समथिंग पेज है उसका, और दूसरी जजमेंट शुएब शेख वाली जो है ना वो भी आपको याद होगी, वो जेली डिग्री वाली जहाँ पे जज की तरफ से कुछ एडमिशन आए थे और उसमें अब ये ख़ुद ब खुद अपील में उनको फ़ायदा होने का नहीं है। जो ये इनका मुतालबा है कि जी इस अब जो कुछ हुआ इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को रहा कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है, लीगली ये मुमकिन नहीं है। पॉलिटिकली शायद ये मुतालबा हो सकता है मगर ये पॉलिटिकल मुतालबे के नतीजे में भी मुमकिन नहीं है। और जो मुमकिनात हैं वो यही है कि इस अपील इस वक्त तो छुट्टियाँ चल रही हैं, ये अपील लगेगी मुमकिन तौर पे छुट्टियों के बाद, और छुट्टियों के बाद जब आर्ग्यू होगा और ये पॉइंट भी जब उनके सामने आएगा तो ये मुमकिन हो सकता है कि वो जजमेंट जो है ना री राइटिंग के लिए किसी नए जज साहब के पास चले जाए। उसमें री ट्रायल भी इवन उसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कोई क्योंकि इस ट्रायल के ऊपर या एविडेंस की रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है ना वो किसी का एतराज़ नहीं आया। तो एतराज़ किस बात पे आया? जज साहब पे आया, जज साहब की जजमेंट पे आया। तो जजमेंट जो है ना अगर एट दी मोस्ट अगर वो अब कोर्ट क्या करती है, मगर जो हो सकता है एट दी मोस्ट कि जजमेंट सेट असाइड करके और किसी और जज के पास मामला भिजवा दिया जाए और उनको कहें कि री हेयरिंग करके, री हेयरिंग सिर्फ आर्गूमेंट्स की हद तक री हेयरिंग करके और उसके बाद आप नई जजमेंट दे दें, ये मुमकिनात में से हो सकता है। मगर ये अब ये भी इमीडिएट नहीं है। अब फिर उसके साथ एक चीज़ और रेलेवेंट हो जाएगी, जो 16 को केस लग रहा है ये इश्तियाक साहब वाला, इश्तियाक मिर्ज़ा वाला जिसको मुनीर सादिक कर रहे हैं मंगल को, इसका भी फेट देखना पड़ेगा। ये जजमेंट भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उन्होंने 184(3) की जुरिसडिक्शन जो है ना इन्वोक की है, उसमें अपना पिटिशन आई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो जजमेंट भी शायद इस मामले में रेलेवेंट हो जाएगी। अली ज़फ़र साहब, अब आप कहिएगा, सियासी तौर पर तो जाहिर है जो भी नून लीग का है, मगर रिलीफ अगर लेना है तो जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज साहब का जो बयान हल्फी है उसे अटैच कर दिया है मरकज़ी अपील के साथ, नून लीग को भी या शरीफ ख़ानदान को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू करना पड़ेगा और जो सितंबर में फिर गालिबन समाअत होनी है उसके बाद ही कोई रिलीफ की तवक्को कर सकती है नून लीग नवाज शरीफ साहब के लिए। पहले तो अदालत जाए। जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो जजमेंट है जो जज साहब ने दी हुई है, निचले जज साहब ने, वो उसकी अपील हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग है और नवाज शरीफ साहब के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये कर सकते हैं अगर चाहें कि ये एक नई एडिशनल ग्राउंड ले लें इस अपील में जज के बायस की या जज के प्रेशर की, और वहाँ ये अपना डिफेंस पेश करें और फिर समाअत बेसिकली हाई कोर्ट इस्लामाबाद ही करेगा और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है कि इस एफिडेविट और वीडियो के बाद क्या असर होता है जजमेंट के ऊपर, क्या वो जजमेंट सेट असाइड होगी। अगर सेट असाइड होगी तो वो सिर्फ वापस भेजेगी हाई कोर्ट काउंट नए जज के पास कि वो दोबारा से इसी एविडेंस के ऊपर जो पहले हो चुका है, वो सारा जो ट्रायल हो चुका हुआ है उसी के बेसिस पे दोबारा फ़ैसला करे। और ये एक प्रोसेस है। जो नवाज शरीफ साहब के पास ये भी ऑप्शन है कि वो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर दें कि बजाय दिसंबर में समाअत करने की इसकी पहले कर दें, क्योंकि काफ़ी सारे बीच में दौराने समाअत अपील के बहुत सारे नए इंकशाफात हुए हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन अगर आप इसको एनालाइज़ करें तो पहले वो वीडियो लीक हुआ, वीडियो लीक होने के बाद पहले जज साहब ने बयान दिया कि ये वीडियो टेम्पर्ड है, उसके बाद उन्होंने एक बहुत मज़ीद एफिडेविट दिया, जिस एफिडेविट को देखते हुए फ़िलहाल उनको कहा गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही कहा है कि आप फ़िलहाल काम नहीं कर सकते और उनको हटा दिया गया है अकाउंटेबिलिटी जज के ओहदे से टेम्परेरीली। तो अब इस पोजीशन में दो आपके सामने मुख्तलिफ जिसको कहते हैं इल्ज़ामात हैं। एक तरफ तो अक्यूज़ जिनके ख़िलाफ़ सेंटेंस हुआ है यानी कि नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से और मरियम बीबी की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जज साहब ने ये जो फ़ैसला किया जिसमें सज़ा दी वो किसी ब्लैकमेल या प्रेशर के तहत था, जबकि जज साहब ने उल्टा कहा है और उन्होंने कहा है कि ये जजमेंट के बाद मेरे ऊपर दबाव डाला गया और ये सारा जो वीडियो बना और सारी जो बातें हुई ये मेरे ऊपर एक तरह से दबाव के ज़रिए दूसरी साइड ने, यानी जिनके ख़िलाफ़ मैंने फ़ैसला किया था, यानी कि नवाज शरीफ साहब या उनकी जो साथी थे, उनके दबाव के तहत ये वीडियो मैंने बनाया है। तो पहले तो ये फ़ैसला होना है कि क्या
ये प्रेशर जो था, ये जो दबाव था, जजमेंट से पहले था, या ये दबाव जजमेंट के बाद दूसरी साइड ने सिर्फ इसलिए किया है कि ये जो सारा मामला है, ये सारी कन्विक्शन है, इस पे ऊपर एक सवालिया निशान हो जाए और इसको सेट असाइड किया जाए। ये एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर किसी ने जजमेंट से पहले प्रेशर के तहत जजमेंट दी हो तो जजमेंट 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए पैलेट कोर्ट को कि उसको सेट असाइड करके उसको हटा के वापस नई जजमेंट के लिए नए जज के पास भेजा जाए। और लेकिन अगर दूसरी तरफ ऐसी बात नहीं है और जजमेंट के बाद दबाव डाल के एक गलत किस्म का बयान दिलवा दिया गया है या वीडियो बनवा दिया गया है जज साहब का, तो उसका उस जजमेंट पे असर नहीं होगा, उसका फिर असर होगा जिन लोगों ने ये गलत काम किया। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है साहब, क्योंकि मरियम नवाज की तरफ से जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था ये जजमेंट के बाद मिले हैं, जब इन्हें शर्मिंदगी हुई और इन्होंने कहा कि मुझे रातों को नींद नहीं आती। मगर जो जज साहब का अपना बयान हल्फी है उसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो ट्रायल के दौरान भी मिलता रहा और ये मुझे धमकाते रहे और प्रेशराइज करने की कोशिश करते रहे और लालच देते रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि ट्रायल के दौरान भी मुलाकातें होती रही, मैंने मॉनिटरिंग जज को नहीं बताया। तो आइधर केस में जिसमें उन्होंने एक जो दूसरा केस है जिसमें उन्होंने फ्लैगशिप में बरी कर दिया नवाज शरीफ साहब को, फिर उस पर नहीं सवाल उठ जाता कि भाई वो कहीं दबाव में तो नहीं किया था? जी बिल्कुल, जज साहब के बयान के दो हैं पहलू। एक तो वो कहते हैं मेरे ऊपर पहले दबाव हुआ, वो तो बड़ा सीधा साधा उसका जवाब है कि अगर दबाव था आपके पास, आपको बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया, तो जज साहब का तो जो मिसकॉन्डक्ट है वो ज़ाहिर हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो वाकई ही सच बोल रहे हैं इस मामले में, तो फिर एक तरह ये जज को ब्राइब करने का जो इल्ज़ाम है, ये भी बहुत संगीन इल्ज़ाम है और इसकी तहकीकात भी होना ज़रूरी होंगी। इसी तरह जजमेंट के बाद वाला मसला है, और जिस तरह मैंने कहा कि एक इशू ये भी है कि क्या वो जो जजमेंट थी वो दबाव के तहत थी कि नहीं। ये जो मामलात हैं, इसके ऊपर तहकीकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी जज साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मतहत हैं। तो उम्मीद तो यही है। और ये बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया।